ठीक है ना। तो ये इसके लिए एनर्जी पॉलिसी के लिए लेजिस्लेशन हमें रेगुलरली करते रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का जो बड़ा इशू है ना, वो इस चीज का है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं, ये सोचे समझे बगैर कि हमारा जो पॉलिसी मुल्क के लिए बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी जिक्र किया था कि जो ट्रू लीडरशिप होती है ना, वो अगली जनरेशन का सोचती है, अगले इलेक्शन का नहीं सोचती। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बनती हैं, जैसे कि गैस के मामले पे मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन से पहले हर इलाके में चाहे आपके पास गैस है या नहीं, आप जो है अपने वोटर पक्के करने के लिए उनको गैस की डिमांड कर देते हैं, तो ऐलान कर देते हैं, और कंपनीज को फोर्स करते हैं कि वहां जाओ और गैस सप्लाई करो और ये करो। और ये नहीं पता कि ओवरऑल मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। डोमेस्टिक अगर वही गैस अगर आप यूज कर लें तो आपको उससे अमोनिया बना के आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ये पॉलिसीज हमारी गाइडलाइन जितनी भी है ना। दूसरी बात ये कि जो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जब आप जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, वो सर्टेन कंडीशंस आपको लगा देते हैं कि जनाब जी जो आप सब्सिडी दे रहे हैं इसको खत्म करें, ये चीज खत्म करें, ये चीज खत्म करें। वो चेंजेस होती रहती हैं और उस हिसाब से टैक्सेशन आपकी बदलती रहती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितनी सब कुछ चीजें हुई हैं। मैंने आपको एक वाकया सुनाया भी था कि गिलानी साहब वजीर आजम थे, चाइना ने पता नहीं कितने मिलियन करोड़ों के हिसाब से बल्ब दिए थे एनर्जी सेवर। पूरे वो बन गए, आ गए, वो बल्ब आ गए, और ये था कि हर शहर में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और लोगों को दिए जाएंगे, इस शर्त पे कि अपने पुराने जो बल्ब हैं वो लाके ये दे दो। उसकी पूरी कंपेन भी बन गई थी टीवी में। गिलानी साहब को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। आगे राजा पद साहब। अब क्योंकि कंपेन पूरी बनी हुई थी, गिलानी साहब की तस्वीर पे बेस करती हुई, उनकी वीडियो बेस करती हुई, कितना कंपेन चली, वो बल्ब कहाँ गए चाइना से जो आए थे, कोई किसी को नहीं पता कि कहाँ पे क्या हुआ। तो हमारे यहाँ इस तरह की पॉलिसीज बनती हैं। तो जब तक के कोई बैठ के सीरियसली इसके ऊपर काम नहीं करेगा ना, उस वक्त तक चीजों को, ये इसके अंदर बेहतरी नहीं आ सकती है, और ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे भी चलते। ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर नियन साइन बंद किए गए, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी की गई, ये आप ये करेंगे। जिलानी साहब के जमाने में ये सारी चीजें होती है ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके अंडर में जितने भी इदारे आते हैं उनको किया जाएगा, मतलब 2 दिन बंद रहेंगे। इस तरह शौकत अजीज के जमाने में एक पॉलिसी बनी कि जी पीक आवर के अंदर जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी लोड जो है उसको जो है कम कर दिया जाएगा। हालांकि दुनिया में ये होता है कि इंडस्ट्री की बिजली पहले देते हैं ताकि इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे उल्टी पॉलिसी हुई कि एनर्जी को जो है वो इंडस्ट्री की जो है बिजली काटी गई। इस तरह की बेवकूफियां की। ठीक है ना। एक पॉलिसी आई थी कि जो ट्यूबवेल हैं उनको थर्म पे सोलर पे लेके जाएंगे बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। हुकूमत तो नहीं कर सकी लेकिन लोगों ने अपना कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, दुर्ग सिंध में भी बहुत जाता हूँ। तो अगर आप जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि लोगों ने अपने ट्यूबवेल जो है सोलर पे, बजाय इसके वो डीजल पे चलाएं या एलडीओ पे चलाएं, वो अब से चलाते हैं सोलर से। और बाज दफा तो मैंने ऐसा देखा है कि जब सेवन से आप क्रॉस करें, सेवन से पहले एक जगह है, वहां से अगर आप जाते हैं दौलतपुर की तरफ, तो वहाँ बीच में दरिया सिंध आता है, कच्चे का इलाका आता है। तो मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं पाइप डाल के सोलर से पंप चलाते हैं और दरिया से पानी निकाल के अपनी जमीनों को दे रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं होता तो लोग अपने तौर पे इन सॉल्यूशंस को, और बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जहां एनजीओ ने या लोगों ने खुद सेल्फ हेल्प बुनियाद के ऊपर अपने आप अपने गांव के लिए खुद उन्होंने सोलर लगाए हैं। चाहे घरों में 2 बल्ब चल रहे हैं, 4 बल्ब चल रहे हैं, एक बहरहाल उन्होंने बिजली का अपने पास उन्होंने अपने पैसे से उन्होंने बंद कर। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की हम बहुत बात कर चुके हैं कि
जब हम लगाने जा रहे होते हैं पावर प्लांट, क्योंकि जो इस मुल्क की ज्योग्राफिकल जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि पोर्ट्स इस इलाके में होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो साउथ के अंदर है, और कंजम्पशन सेंटर आपका नॉर्थ के अंदर। और ये बिल्कुल नेचुरल बात है, अंडरस्टूड है ये बात कि जिस जगह की आबादी ज्यादा होगी वहीं पे कंजम्पशन सेंटर होगा। अगर 60% आबादी पंजाब के अंदर है, 10% KPK के अंदर है, 30% बलूचिस्तान के अंदर है, तो जाहिर है कि बिजली भी, चाहे एनर्जी की जो भी जरूरियात हो, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, उसकी कंजम्पशन इसी इलाके के अंदर 30% होगी और 70% वहां पे अवेलेबिलिटी कर नहीं पा रहे हैं। और उसके लिए क्या होता है कि साउथ से जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसमें डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, लॉजिस्टिक इश्यू आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इशू आ जाते हैं, ट्रांसमिशन के इश्यूज आ जाते हैं, लॉसेस के इश्यूज आ जाते हैं, वो सारी हमारी एक अपने मसाइल हैं। ठीक है ना। अब ये एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसी बनी थी 2013 के अंदर। उसके बाद ये चीजें प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, फिर ग्रांट लेना, इधर से करना, वो सब करके जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लाइनें पड़ रही हैं, मटियारी टू फैसलाबाद एंड मटियारी टू लाहौर, जिसकी कैपेसिटी जो है तकरीबन 5,000 मेगावाट, वो बिजली को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसके जरिए। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री जाके देखें ना, तो सबसे बड़ा, चाहे वो कराकोरम हाईवे हो या और दूसरे प्रोजेक्ट्स हों, उसके अंदर FWO का और मिलिट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने, उनकी स्ट्रेंथ है उसको हमने यूज करते हुए बनाया। फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बने 60s के अंदर, फिर 70s में न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास जैसे कराची के अंदर आया, चश्मा के ऊपर काम शुरू हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर सोर्सेज जो है ना, ये चश्मा वाला जो है, ये भी चाइना और मिलिट्री के उससे हुआ है। 94 के अंदर ये पॉलिसी आ गई, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 13,000 मेगावाट की कैपेसिटी हमने लगाई। छोटे भी थे, 50 वाले भी थे, 200 वाले भी थे, 700 वाले भी थे, 1200 वाले भी थे। ये 70 इसमें साइन हुए थे। तो उसके अंदर तकरीबन मुख्तलिफ, उस जमाने में शायद 22 लगे थे। बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में हमारे पास 31 IPP हैं। कुछ गैस बेस्ड हैं, कुछ क्रूड ऑयल बेस्ड हैं। ये अब ये जो IPP की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि अब जो लोगों ने अपने लगाने शुरू कर दी हैं पावर प्लांट, हाइडल के नॉर्थ के अंदर, स्वात के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, उनको भी उन्होंने IPP की डेफिनेशन में कवर कर दिया उसको। ठीक है ना। तो अब 94 के अंदर जो आपकी टोटल कैपेसिटी थी वो 11,000 मेगावाट थी, उसमें से 60% जो थे ये हमारे टाइम डैम दिया करते थे। मंगला, तरबेला, गाजी बरोथा भी आ गया था, और ये आना शुरू हो गया था, उस पर काम शुरू हो गया था वहां से। 40% आ रही थी मुजफ्फरगढ़ का जो प्लांट है उससे आ रही थी, जामशोरो का जो प्लांट है, फैसलाबाद का जो प्लांट है, थर्मल प्लांट जो है, इनसे आया था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि थर्मल कैपेसिटी बढ़ती चली गई IPP के आने से। उसके बाद और इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर हम आप चले गए 60-40 से 30% हमारा आइडल रह गया और 70% हमारा फ्यूल बेस हो। वो हमें इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन विंटर के अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है जो कैनाल की सफाई का कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भल सफाई। ये कैनाल के अंदर जो स्लिट जमा हो जाती है ना, इसके रिमूवल का एक प्रोसेस होता है। तो ये डैम से पानी रोक के पूरा एक प्रोजेक्ट होता है जिसपे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। जो कैनाल सिस्टम हमारा उसकी सफाई करते हैं, ताकि उनकी कैनाल की जो कैपेसिटी है एग्रीकल्चर के लिए वो, तो उसके अंदर क्या होता है कि विंटर के मंथ के अंदर ना आपके हाइडल और कम हो जाती है और 80% डिपेंडेंस आपकी थर्मल पे चली जाती है, या अब आप उसको थर्मल के साथ साथ ऐड कर लें, ऑल्टरनेट एनर्जी, विंड, जो भी आप उसके अंदर चाहे ऐड कर लें। अच्छा, एनर्जी पॉलिसी जो है उसने रिन्यूएबल के ऊपर जो पॉलिसी बनाई और उसमें जो उनको रेट दिए गए और जो कुछ हुआ,
वो इतना, यानी हमारी पॉलिसीज में हमेशा ये होता है, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ना, जो मुल्क प्रेशर ग्रुप के सामने सरेंडर कर देता है, उनके साथ फिर यही होता है कि वो उन्होंने प्रेशर ग्रुप बन गए। प्रेशर ग्रुप आईपीपीस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉबी बन गई है। उसके जो इन्वेस्टर हैं उसमें गोरे भी थे, वो बेच के निकल गए हैं। अब जो पाकिस्तानी गोरे हैं, पाकिस्तानी सरमाएदार हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को रैंसम पे रखा हुआ है। वो ना तेल लेते हैं, बगैर चलाए हुए कैपेसिटी चार्जेस उनको मिल रहे हैं, और जो अगर लेट होती है पेमेंट उसके ऊपर सूद भी लेते हैं हुकूमत से, ठीक है ना। उसके बाद 95 के अंदर जो आईपीपीज जो थे हमारे जो आईपीपीज थे, 27 आईपीपीज थे, और तकरीबन 6,500 मेगावाट वो बिजली दे रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, फिर 98 में फिर नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ पॉलिसियां बनाई। फिर मुशर्रफ के जमाने में और पावर प्लांट लगे, बैंक लोन दिए गए। उन्होंने एक और काम किया, क्योंकि वो बैंकर थे ना शौकत अजीज साहब, उन्होंने बैंकों को इतना, एक तो बैंक नंबर ऑफ बैंक हमारे यहाँ 45 हो गए उस दौर के अंदर, उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन्स बढ़ाने शुरू किए। उससे नतीजा ये हुआ कि जिस घर में एक एसी था वहाँ 3 एसी लग गए, गाड़ियों की तादाद बढ़ गई, लोन को उन्होंने फैसिलिटेट किया। वो जब तक आपको अफगानिस्तान की वजह से आपके पास पैसा आ रहा था, इमदाद आ रही थी, तो उस वक्त तो आपको पता नहीं चला। लेकिन बाद में पता चला कि जब वो बैंकों के अंदर लोगों के मर्जर हुए, नौकरियां जानी शुरू हुई, लोगों के पास गाड़ियां वापस करनी पड़ी, अखराजात करने पूरे मुश्किल हो गए। आपने ओवरनाइट अपने लोड बढ़ा दिया ऐसी पॉलिसी करके कि जी लोन लो और एसी लगा लो, लोन लो और गाड़ी ले लो, लोन लो और मोटरसाइकिल ले लो। ये नहीं, इस तरह की पॉलिसी वो बनाएगी उनके दौर के अंदर। अब 2008 और 10 के दरमियान शौकत अजीज साहब ने कहा कि जी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना कहीं से भी बने, जो भी बनाए वो, उन्होंने एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की बातें शुरू कर दी, और ये सारी की सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में जानी शुरू हो गई। अब जो ये था कि इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर जो हमारी रिलायंस है ना, वो हम यानी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लेंगे जो हमारे ब्रदर मुस्लिम ममालिक हैं उनसे, और हमें फायदा होगा, हम एनर्जी को डिलीवर। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर काम करते, अल्टरनेट एनर्जी पे काम करते, कि उसका जो फ्यूल है वो हवा है, एक दफा लगाने का खर्च है, सोलर है, आपको बिजली अवेलेबल है। इंस्टेंट के जो हमने थर्मल पावर प्लांट के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कराई कि हमारे पास फौरी तौर पर बिजली आ जाए, अगर यही इन्वेस्टमेंट हम कराते, आप अगर देखें ना कि एक दफा अगर आपने विंड का पावर प्लांट लगा लिया तो उसकी मेंटेनेंस 3 से 5 साल के बाद आपको जरूरत पड़ती है, उससे पहले आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। और मतलब चलता रहता है, मुस्तकिल आपको बिजली देता रहता है, बिजली चलता रहेगा, बिजली आपको आती रहेगी। लेकिन हम अपनी डिपेंडेंस फ्यूल पे बढ़ा के 50% दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद कि जी वो उन्होंने फ्यूल के लिए, क्रूड के लिए भी आपको लोन दे दिया, ठीक है ना। अब उन्होंने जो है शौकत अजीज साहब ने 12.5 अरब रुपए पावर प्लांट प्रोजेक्ट को लिए दिए, जो कि अनयूटिलाइज अभी तक पड़े हुए हैं। मतलब वो पावर प्लांट लग गए लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि जी नियॉन साइन बंद कर दो, रात को जलते हैं ना, ये बंद कर दें, मार्केट जो 9 बजे बंद कर दें, सुबह को जल्दी खोला करें, ये सारी चीजें की। और लेकिन एट द एंड मसला ये है ना कि आपके मुल्क के अंदर ये जो माहौल बना हुआ है ना, खास तौर पे सिटीज के अंदर, इस्लामाबाद में इतनी प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन कराची और लाहौर की जो मेन मार्केट है ना, आप कराची के अंदर चले जाएं, सुबह को मैं जब जाता हूँ, इवन जो आई चंद्रीगढ़ रोड जो मेन आपका बिजनेस सेंटर का हब है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो खाली होता है। आप बंदर रोड पे चले जाएं या जो एमेजिना रोड कहलाती है आगे चले जाएं, जहाँ मेन मार्केट्स है, मोहतनदास मार्केट है, इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट है, जोड़िया बाजार है, ये सारे बाजार हो, चाहे
बड़ी बड़ी लालू खेत की मार्केट है, आप देख लें, कोई मार्केट 11 बजे, 10:30, 11 बजे से पहले नहीं होती है, और रात को देर तक काम करते हैं। आप सदर के अंदर जाके देख लें, ये सारे, ये हमारे एक कोई नेशनल हैबिट पड़ी हुई है कि हम सुबह काम करने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि अल्लाह का फरमान कुछ और है, और रात को देर तक हम काम कर रहे होते हैं। बल्कि अगर सदर की बाज़ मार्केटों में मुझे कोई काम होता है, तो आप जाके देखिए तो 12-1 बजे तो वो खुलनी शुरू होती हैं, और फ़ौरन नमाज़ के लिए, खाने के लिए ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर वो काम शुरू करते हैं, और रात को देर तक काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पीक लोड होता है ना बिजली का, ख़ास तौर पे गर्मियों में, वो शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। 10 बजे के बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि 2 शिफ्टों के अंदर चलती हैं, तो वो बंद हो जाती है 11 बजे तक, तो फिर आपका लोड कम हो जाता है, और फिर उसके बाद सुबह को फिर जब चलती है तो लोड बढ़ता है। तो हमारे जो पीक आवर जो डिफाइन हुए हैं, वो है। अब 2008 के इलेक्शन के बाद जितनी भी ये पॉलिसीज बनी है ना, तो वो बस, और एक जो बात कही जाती है ना कि जो मिसमैनेजमेंट हुई है इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के अंदर 2008-13 में, 2013 का इलेक्शन जो उस वक्त की हुकूमत आ रही है, उसकी एक बड़ी वजह बिजली की मिसमैनेजमेंट थी, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हुई, लोग सड़कों पे निकले हुए थे। अगर आपको याद हो, आजकल जो अपोज़िशन लीडर हैं, उन्होंने जो है एहतजाजन जो है मीनार पाकिस्तान पे जाके अपना कैंप ऑफिस बना दिया था। खेमे के अंदर बैठ के वो काम करते थे। ये अलग बात है कि जनरेटर से उस ऑफिस के अंदर जो बड़ा वाला एसी लगा हुआ था। दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का काम कर दिया था। तो ये सारे पॉलिटिकल हुआ, लेकिन ये एक हकीकत है कि उस पीरियड के अंदर 2008 से लेके 2013 तक 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं जो कि हिस्टोरिकली हम उसपे ये हिस्ट्री बताएगी कि वो फैसले सही थे कि गलत थे। लेकिन जनरली स्पीकिंग 18th अमेंडमेंट ने ना 2 चीज़ों को बड़ा डैमेज किया, बहुत ज़्यादा डैमेज। एक, एजुकेशन को आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, ठीक है ना? कि और दूसरे आपके हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के तहत बहुत सारी बातें, लेकिन उसमें एजुकेशन भी डिसेंट्रलाइज़ हो गई है। यानी यूनिफ़ॉर्म एजुकेशन पॉलिसी। आपको भी पता होगा, मैं चूँकि इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ बहुत, कि जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद में कैंपस होने की वजह से हमारे 2 रेगुलेटर हैं, एक एचईसी इस्लामाबाद, एक एचईसी सिंध, और हमें दोनों के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है कि छुट्टियों के हवाले से, कोविड के अंदर हमने देखा पॉलिसी बनने के हवाले से, अटेंडेंस के हवाले से, ऑनलाइन जाने के हवाले से, इन सारे इश्यूज के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है कि आप हैरान हो जाएंगे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरे हेल्थ के हवाले से, कि जो कंपनियां फार्मा की पंजाब में काम कर रही हैं, उनके लिए एक अलग पॉलिसी है, जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उनके लिए अलग पॉलिसी। ये तो शुक्र है कि बेटर साइंस प्रिवेल कर रहा है, वरना ये भी मुमकिन है कि एक कंपनी जो सिंध में काम कर रही है, उसी दवा को किसी और नाम से लॉन्च कर दे और वो किसी और नाम से लॉन्च कर दें। तो अब ये पीएमए ने डॉक्टर्स को एडवाइस किया है कि आप किसी फार्मा कंपनी के नाम से दवा नहीं लिखें, जेनरिक फार्मूला पेशेंट को लिख के देंगे, ताकि वो दुकान पे जाए तो उसके साथ ये मजबूरी ना हो कि एक कंपनी की दवा महंगी है और आपने उस नाम से लिख दी, बेचारा पेशेंट तो अनएजुकेटेड होता है। मतलब मुझे भी इन दवाओं के बारे में कुछ नहीं पता, मैं भी जाऊँगा तो बोलूँगा। तो उन्होंने ये कर दिया है। लेकिन जो एनर्जी पॉलिसी जितनी भी बताई, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना से आया तो क्या हुआ गिलानी साहब के ज़माने में, ठीक है ना? बड़ी मीटिंग्स हुई, मैंने खुद भी अटेंड की वो मीटिंग, इस्लामाबाद में हम जाते थे और घूम फिर के फिर करके आ जाते थे, पॉलिसियाँ बनती थी, अमल दरामद। पॉलिसी बनाना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है उस पे अमल कराना। मैंने आपको इंग्लैंड की सीट बेल्ट की मिसाल दी थी, कि अगर एक पॉलिसी बनी थी, पहले उन्होंने 1 महीने तक टाइम दिया कि आप कर लो, कर लो, कर लो। जिस दिन उन्होंने अमल करना शुरू किया ना, तो 5 लाख, फिर अगले हफ्ते 50,000, फिर 5,000, और फिर 1 महीने के अंदर सारे लोग सीट बेल्ट पे आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो भी हम पॉलिसी बनते हैं ना, वो
कागजों की हद तक ही रह जाती है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाता है मेरे और आपके लिए पढ़ने के लिए और उससे सबक हासिल करने के लिए, लेकिन वो चीज उसमें हो नहीं पाती। अब जितनी पॉलिसियां आप देखें ना, ये गिलानी साहब के साथ भी वजीर खजाना अब्दुल लतीफ शेख साहब थे, उसके बाद पिछले दिनों भी, आज से कोई 6-8 महीने तक पहले तक को अब्दुल लतीफ शेख साहब भी हमारे वजीर खजाना थे। तो हुकूमतें मुख्तलिफ होती हैं, शख्सियतें वही होती हैं जिनकी बैकिंग जो है वर्ल्ड बैंक कर रहा होता है या कोई और कर रहा होता है, वही इख्तियार में होते हैं। शौकत तरीन साहब भी 2008-10 के अंदर पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थे, आज की वो हुकूमत का हिस्सा है। अगर उनसे कोई पूछे ना कि उस वक्त जो आपने पॉलिसी बनाई थी, आज आप दोबारा यहाँ पे आए हैं, तो आप बताइए कि आप वही बातें दोबारा कर रहे हैं, तो वो उन पॉलिसीज का क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले सवाल पूछने वाला मारा जाता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि ऐसे सवाल ना। ठीक है। उसके बाद आई जनाब 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत। अब मुसद्दिक मलिक साहब को उन्होंने एनर्जी पे एडवाइजर बन गया। अब आप इनकी अगर हिस्ट्री को मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं इनका, ये फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं वाटर पावर के, ये फार्मा के आदमी, दवाओं के आदमी। ठीक है ना। अगर किसी आप ऐसे आदमी को लगाएं जो कि उस फील्ड का हो, समझ तो पॉलिटिशियन ही हो, कम से कम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो चीजों को तो समझ सके। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है ना कि बादशाह की खुशामद करने वाला जो होता है ना, या हुक्मरान की खुशामद करने वाला, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। और जो लोग अपने काम से काम रखते हैं ना, वो इन मामलात में उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनसे मशवरा नहीं किया जाता उनको। यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर, अब दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, आपको ये नहीं पता लगेगा कि एक वो आदमी जिसने फार्मा का बंदा हो और उसको पावर सेक्टर के उसके हवाले कर, अब वो क्या होगा, ऐसे सूरत में क्या होगा कि उसके नीचे जो लोग हैं, जो भी उसके सामने डॉक्यूमेंट रखेंगे, वो उसको चैलेंज करने की पोजीशन में, क्योंकि उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती उस सबको। ठीक है ना। इन्होंने भी ये 2014 के अंदर एक एनर्जी पॉलिसी बनाई। ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट होगी, ये होगा जी, रोशन पाकिस्तान कर देंगे और हम नवाज शरीफ का पाकिस्तान किया हो जाएगा और फलाना हो गया और ये हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि इन्होंने भी वो करते चले गए, पावर जनरेशन बढ़ाते चले गए, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और एट द एंड ऑफ द डे हम वहीं खड़े हैं जहां हमने शुरू किया। ठीक है ना। अच्छा, नेशनल एनर्जी पॉलिसी के जो सेलियंट फीचर है जो इन्होंने 2013-15 के 18 के दरमियान इन्होंने रखी है, कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं ना, इसको हम ग्रेजुअली फेज आउट करें। और ये जो सर्कुलर डेट हो रहा है सब्सिडी की वजह से, यानी आपकी जनरेशन कॉस्ट ज्यादा है, टोटल जो आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन पड़ रही है पर यूनिट अगर 10 रुपए आ रही है और आप उसको 70% कंज्यूमर को, 50 यूनिट तक के जो कंज्यूमर उनको अगर आप दे रहे हैं 3 रुपए पे, 4 रुपए के ऊपर जो भी यूनिट है, तो ये सब्सिडी दूसरों पे पड़ती है। फिर उन्होंने स्लैब्स बनाए, वो किया, उन्होंने कहा हम इसको फेज आउट करके खत्म कर, लेकिन वो नहीं हो सका और उसमें बहुत प्रॉब्लम आई। ठीक है ना। तो ये इनका हुआ कि जी बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, तो फिर ये कि हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, 2000 सरप्लस हो जाएगी। अच्छा, आपने अपने जनरेशन तो आप बढ़ाते चले गए, डिमांड जो है उसको आपने पूरा कर दिया, लेकिन जब जनरेशन सरप्लस आपने कर दी, तो उसके जो पैसे आपको देने पड़ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। तो वो अल्टीमेटली मुझ पर आप ही डिवाइड होते हैं ना, वो पैसे। तो कॉस्ट पर यूनिट जो बढ़ रही है, जैसे कल मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि एवरेज कॉस्ट जो है जिस जहां जहां से आप बिजली ले रहे हैं वो आ रही है, और जो प्लांट नहीं चल रहे उनकी कॉस्ट भी तो उसके अंदर शामिल हो रही है, वो सारे मिलके आपकी कीमत बढ़ा देती है। उसका नतीजा ये होता है कि एक पावर कंपनी के पास पैसे नहीं होते हैं फ्यूल सप्लायर को देने के लिए, फ्यूल सप्लायर जो होता है गैस कंपनियों के पैसे रोक लेता है। ये ना एक विशेष सर्कल में फंस गए। जो फिगर 413 बिलियन की थी 2013 में, जो नून लीग ने क्लियर किया, आज दोबारा घूम फिर के वो 1000 पे पहुंच चुकी है। 1000, 1200, कोई कहता है 1200, सही नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी ज्यादा है।
फिर डिस्को की प्राइवेटाइजेशन की बात की कि हम करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि फैसलाबाद के लिए मंशा साहब बड़ा इंटरेस्ट थे कि मैं दे दूं, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकी। एक केई की जो हो गई थी वो हो गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। वाटर मिनिस्ट्री की इन्होंने कोशिश की, नेपरा को अथॉरिटी दी, लेकिन उसमें नेपरा में जो इश्यूज हैं वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ओगरा 2006 के अंदर बनी थी, उसके पास कुछ इतना इख्तियारात नहीं थे, लेकिन ये कि उन्होंने कोशिश की है ओगरा ने कि गवर्नमेंट और जो ऑयल सेक्टर की और गैस सेक्टर की कंपनियां हैं, लुब्रिकेंट की जो कंपनी है, उनको कुछ देखें और निकालें इसके ऊपर। मतलब ब्यूरोक्रेटिक हैं वो, लेकिन फिर भी दूसरे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनसे वो बहुत बेहतर है। ठीक है, रीजनल ट्रांसमिशन सिस्टम की बातें हुई हैं, और देखें अब क्या होता है, अगले दिनों में क्या होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि जी जो हाई एंड कस्टमर है ना, अपर मिडिल क्लास या वो, उनसे ज्यादा लिया जाए, इनका इलेक्ट्रिसिटी यूज है। तो यही वजह है कि 700 यूनिट के बाद जो आप जिसके घर में या उसके ऊपर, कमर्शियल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल तो ऑलरेडी रेट अलग। डोमेस्टिक के अंदर जिसका बिल 700 यूनिट से ज्यादा है ना, उसके बाद के बिल जो है वो उसको फुल रेट के ऊपर 18-20 रुपए यूनिट के ऊपर पे करने होते हैं। ये फिर खत्म होने वाला है जी, 10 मिनट रह गए। उसके बाद फिर दायरे के वीडियो सेव करके मैं बात। इसमें इन्होंने ये भी बात की थी कि जो एनर्जी कंपनीज हैं प्राइवेट, उनको प्राइवेटाइजेशन की जाए। अब जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि जब तक के वेटेड एवरेज कॉस्ट आपकी बिजली की कम नहीं होगी ना, उस वक्त तक आप ये जो आपका डेफिसिट है आप उसको पूरा नहीं कर सकते। अगर आपकी कॉस्ट 12 रुपए यूनिट पड़ रही है और आप उसको बेच रहे हैं कम के ऊपर, तो वो फिर एक डेफिसिट खड़ा हो रहा है, वो कहाँ से पूरा होगा? या तो आप के पास कोई तेल हो, कोई चीज हो, सोना हो, कोई चीज हो जिसको बेच के आपके पास पैसे आ रहे हो और आप सब्सिडाइज करें, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि ये चीज अब बढ़ती चली जा रही है, इसको हम अब आ जाइए इसके ऊपर कि जो इस इशू के अंदर जो फिलोसफिकल इनपुट्स क्या है इसके अंदर। लेकिन ये सारी चीजें जितनी भी पॉलिसी होती है ना, ये एक डॉक्यूमेंट होता है और बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट होता है, अच्छा प्रिंट होता है, उसकी बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी होगी, आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक पूरा एक विशेष सर्कल है जो कि बनाया गया है सर्टेन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। अब आप एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। सुई नॉर्दर्न गैस के अंदर वो मार्केट के अंदर उसके शेयर है, जाहिर है पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वैसे तो मेजोरिटी शेयर गवर्नमेंट। उसके अंदर मंशा साहब ने 13% शेयर खरीद लिया उसके। ठीक है, अपने बेटे को बोर्ड पे बिठा दिया। अब जब गैस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किसी को मिले न मिले, मंशा साहब की जो सीमेंट फैक्ट्री है, मंशा साहब की जो अदर इंडस्ट्री है ना, उनकी गैस बंद नहीं हुई। अब ये वो चीज है, ये वो फैक्ट है जो कि हर एक को पता है। और जो एसएनजीपीएल का, सुई नॉर्दर्न का जो एमडी होता है या मैनेजमेंट होती है, उनको ये पता होता है कि हमने डीजी सीमेंट को या जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनकी कोई चीज हमने कट की तो विल बी आउट ऑफ जॉब्स। तो अब आप बताइए कि वो बंदा जो कि वहां का एमडी है या डीएमडी है या किसी सीनियर पोजीशन के ऊपर है, वो पहले उधर देता है, उसके बाद जो उसके पास बचता है वो फिर उनको देगा। तो वेस्टेड ग्रुप ने इस तरीके से अपने जड़ें बना ली हैं हमारे सिस्टम के अंदर कि हम एक तरीके से बेबस होके रह गए।
हम अगर बेहतरी लाना भी चाहें तो हमारे लिए बड़ा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कि हम बड़ी बातें करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये सारी बातें जो है ना किताब के अंदर है, ये प्रैक्टिकली आप में से कुछ लोग इसको फेस फेस कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग इसलिए ज्यादा फेस नहीं कर रहे होंगे कि मेजोरिटी ऑफ यू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका जो जो जब आप लोग काम करते हैं ना, तो इस तरह के एथिकल इश्यूज आपके सामने नहीं। आपको जो काम दिया जाता है, जो आपकी मैनेजमेंट आपको काम दे रही होती है, आप उस काम को चुपचाप कर रहे होते हैं, अपनी रोजी कमाते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, उनको ये इश्यू डेली फेस करते हैं, पड़ते हैं। उनको ये पता होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और कल कुछ बाद में जब फॉल आउट आता है ना, तो उन्हीं बेचारों के ऊपर आता है। जो उनसे कह के करवा रहे होते हैं उनके ऊपर कोई फॉल आउट। जिस मुल्क में हुकूमतें खरीदी जाती हैं ना पैसे से, फिर वहाँ यही होता है। दुनिया के अंदर आप देखें ना कि दुनिया के अंदर हायर जो बॉडी होती है ना, इंग्लैंड के अंदर चले जाएं आप, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है ना, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर कोई नहीं, लेकिन ना हमारे यहाँ सेनेट में होता है, हर बिल वहां पे जाके पास किए बगैर वो पास। हाउस ऑफ लॉर्ड में भी नॉमिनेशन होती है। कुछ तो हेरिडेटरी चले आ रहे हैं ना, जो 400 साल 500 साल से बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, जो भी बड़ा बेटा होता है, बनता चला जाता है। कुछ लोगों को हुकूमत वक्त के पास इख्तियार होता है कि उनकी सर्विसेज देखते हुए पहले उनको सर का टाइटल दिया जाता है, उसके बाद उनको लॉर्ड भी बना दिया जाता है, लॉर्ड का टाइटल। तो उनके पास ये होता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो बैठे, उनको बैठ के वो करते हैं। लेकिन उनकी जो इंटेलेक्ट होती है ना, जो बंदा भी गवर्नमेंट करती है ना, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं करता कि ये बंदा क्यों। अगर मैं आपको पाकिस्तानी सेनेट का स्ट्रक्चर बताऊं और लोगों को बताऊं बैकग्राउंड, तो आप हैरान होंगे। क्या ये इसरा बैठी हुई, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक फ्लाइट के ऊपर मुझे एक्स चेयरमैन सेनेट मेरे साथ बैठा हुआ था, रजा रब्बानी। उनसे मैं गपशप कर रहा था, मैं पुराना जानता हूँ उनको। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर, आप फील नहीं करते कि जो हमारी सेनेट है उसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत कम है एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अमेरिकन सेनेट के बाद मुकाबले में। तो उन्होंने जोर से कहका लगाया, मुझसे कहने लगे कि जिस जगह डांस वांस देखने लोग जाते हैं ना, कहते हैं उस जगह इंटेलेक्ट ज्यादा है सेनेट के अंदर का। ये उनके अल्फाज थे मुझसे। कहते तुम क्या इंटेलेक्ट की बात कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल डिबेट के। वहां जो डिबेट्स होती है, कहते हैं 2-3 पार्टियां हैं जो कि जिम्मेदारी से रिसर्च करके आती हैं और काम करती हैं। और मुझे सरप्राइजिंगली जो उन्होंने मुझे बताया, कि उन्होंने लगे जमात इस्लामी के सिर्फ 2 या 3 सेनेटर हैं, लेकिन जितने प्रिपेयर्ड इशू पे वो होते हैं ना, 104 मेंबर, इतने 102 मेंबर नहीं होते, 2 उनके ज्यादा प्रिपेयर होते हैं हर इशू पे। वो तैयारी करके आते हैं और वो सवाल जवाब जो करते हैं वो करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ना, जो हमारे यहाँ एक इंटेलेक्ट का फुकदान कह लो, शॉर्टेज कह लो, जो भी कह लो, लोग पैसे दे के ओहदे ले लेते हैं। अब सेनेटर बनने के लिए अगर आपके पास 1 अरब रुपया आप मुझे दे दें, मैं आपको सेनेटर अगले इलेक्शन में बन के दिखा दूंगा सेनेटर कैसे बना जाता है। तो वो इदारे फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम नहीं करते, वो मुल्क की पॉलिसीज पे काम नहीं करते, वो इन चीजों पे काम नहीं करते। ये होता है जो हम फेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ जनाब, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैं इसको रिकॉर्डिंग को सेव करके वापस आता हूँ, फिर हम खत्म करते हैं। इसरा बेटा, आपने अटेंडेंस ले ली है? यस सर, ले लिए। नहीं, पहले वाले की पूछ रहा हूँ, 1-2 लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, मैं देख रहा हूँ। उनको 3 नंबर जी कम हो गए उनके। मुझे आप बता दीजिएगा कौन पहले पहले सेशन में कौन लोग थे, किसने लेट ज्वाइन किया, और पहले में से अगर कोई भागा उसका भी बता दीजिएगा सेकंड टाइम पे। समझ रही हैं आप? यस सर। बेटा मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, देखेंगे इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना अगर हम इस चीजों को इग्नोर करते रहे। यस सर। ठीक है, जी। मैं इसको सेव करके आता हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ओके। ओके सर।